नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं राम सिंह जी, ऑर्गेनिक खेती के प्रैक्टिकल एक्सपर्ट। देश भर में ज़्यादातर किसान केमिकल खेती करते हैं, अंधाधुंध रासायनिक खाद और केमिकल पेस्टिसाइड डाल रहे हैं खेतों में, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। राम सिंह जी 10 साल पहले केमिकल खेती करते थे, गन्ना, धान, गेहूँ उगाते थे, केमिकल तरीके से अंधाधुंध पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद डालते थे, लेकिन धीरे धीरे ज़मीन की पैदावार कम हुई तो ऑर्गेनिक खेती की तरफ मुड़े और ऑर्गेनिक खेती इतनी सफलतापूर्वक कर रहे हैं कि आज इनकी पैदावार केमिकल खेती के बराबर पहुंच गई है। ये उन सब किसानों के लिए उदाहरण है जो पेस्टिसाइड अंधाधुंध डाल रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। दोनों के लिए राम सिंह जी के अनुभव जानना बेहद ज़रूरी है। हम बहुत से किसानों की स्टोरी आपको दिखाते हैं, लेकिन ये उन कुछ किसानों में से हैं जो साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। तो साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनिक खेती करने वाले चंद लोगों में से एक हैं राम सिंह जी। राम सिंह जी के अनुभव जानने के लिए पूरी फिल्म जरूर देखिएगा। हम इनसे जानेंगे कि ये कैसे किस तरीके से पोषक तत्वों की ज़मीन में पूर्ति करते हैं और पेस्टिसाइड का इनके पास क्या विकल्प है, ग्रोथ प्रमोटर का क्या विकल्प है, सारी चीज़ों की डिटेल विस्तृत जानकारी देंगे। इसलिए फिल्म थोड़ी लंबी बनेगी पर आपको बहुत अच्छा अनुभव देगी, तो इसलिए पूरी ज़रूर देखें। नमस्कार जी। नमस्कार। तो पैदावार लेने के लिए जैसे आप साइंटिफिक तरीके से करें, क्या क्या चीज़ें डालते हैं? आपने धीरे धीरे ऐसे क्या क्या डेवलप किया कि आपकी पैदावार भी बढ़ती गई? तो अगर बात करें हम, आप गेहूं लगाते हैं, धान लगाते हैं और पहले सब्जियां भी लगाते थे, तो विस्तार से बताएं कि क्या क्या डालते हैं आप? जैसे हम धान लगाने से पहले तो एक बार ज़मीन में ढैचा लगाते हैं, और ढैचा तो हम ज़मीन में गेहूं के अंदर ही बिजाई कर देते हैं, और जितना गेहूं का कचरा है और ढैचे का सारा अंदर ही बाई करके और उसके अंदर डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करने के बाद हम खेत में गोबर की खाद में रॉक फॉस्फेट मिला के और उसको डिकम्पोज करके लगभग 1 क्विंटल पर एकड़ में एक ट्राली में वो उसके अंदर डालते हैं, जिससे कि हमारी जो खाद की पूर्ति है तकरीबन जो लोग डीएपी डालते हैं वो पूरी हो जाती है। यानी कि खाद के लिए आप दो काम करते हैं। एक तो जैसे गेहूं या धान की जो भी फसल का अवशेष बचता है उसमें ढैंचा लगा देते हैं और उसको अंदर ही दबा देते हैं और डिकम्पोजर चला देते हैं और डिकम्पोज हो जाता है। उसके अलावा आप गोबर की खाद लेते हैं, उसमें रॉक फॉस्फेट मिलाते हैं और उसमें ऊपर से डिकम्पोजर से उसको डिकम्पोज करते हैं। तो कितनी रॉक फॉस्फेट और कितने गोबर में मिलाते हैं? लगभग हमें 1 एकड़ में एक ट्राली लगभग 40 क्विंटल। 1 एकड़ के लिए 40 क्विंटल गोबर की खाद और 1 क्विंटल रॉक फॉस्फेट। 40 क्विंटल। तो जितने एकड़ है उसी हिसाब से आप गोबर की मात्रा बढ़ा लें। हाँ जी। तो इसको डिकम्पोजर कितना डाल के कितने दिन रखते हैं? लगभग 2 महीने। 2 महीने 45 दिन में भी तैयार हो जाता है, 60 दिन रखते हैं हम। उसको रोटेट करते बीच में से? हाँ, लगभग 4 बार डालते हैं इसको डिकम्पोज के लिए। जितनी बारी डिकम्पोजर डाला उतनी बारी ही ट्रैक्टर पे रोटावेटर फेर दिया। अच्छा, तो इसका मतलब इससे आपकी दोनों चीज़ें करने से खाद की जो पूर्ति है वो हो जाती है, वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा अब बात आई थी ग्रोथ प्रमोटर की और जीवाणुओं की, तो उसके लिए मैंने देखा कि 10 तरह के टैंक आपके पास हैं जिनमें अलग अलग तरीके का घोल तैयार कर रखा है। तो विस्तार से बताएं कि क्या क्या घोल आप तैयार करते हैं? जैसे शुरुआत में वो आपने बताया कि ज्वारा गेहूं का तैयार किया हुआ है। जैसे हम गेहूं का ज्वारा प्लास्टिक ट्रे में मकान के अंदर लगाते हैं। अच्छा। बगैर मिट्टी के, और सूर्य की किरणें उनको लगने नहीं देते। वो लगभग 6 इंच की हो जाती हैं। 6 इंच की होने के बाद उनको डिकम्पोजर में डाल देते हैं। वो ग्रोथ प्रमोटर का काम बहुत ज़्यादा करता है। जो जैसे अपना आटा डाल के चने का आटा वगैरह डालते हैं और डिकम्पोजर में, उससे ज़्यादा काम ये करता है। यानी कि गेहूं का एक ट्रे में आपने बीज लगाया, छांव में रखा, थोड़ी सी धूप लगने दी और वो जब ऊपर आ गया तो उसको डिकम्पोजर में आपने डाल दिया। कितने दिन रखा डिकम्पोजर में? डिकम्पोजर में लगभग 1 महीना। फिर उसके बाद डालने का तरीका क्या है? डालने का तरीका ये है कि जैसे स्प्रे करते हैं तो उसको हम 10% लेते हैं। 90% पानी, 90 लीटर पानी और 10 लीटर ये स्प्रे किसी भी फसल पर करा तो बहुत बढ़िया काम करे है। दूसरी बात ज़मीन में डालना, हाँ, तो लगभग 200 लीटर। अच्छा, जैसे अब दूसरे तत्वों की पूर्ति आपने एक यहाँ के तांबे भी डाला हुआ है। जैसे वे तांबा है, ज़मीन में तांबे की कमी है तो लस्सी ले लेते हैं। लस्सी के अंदर तांबा डाल देते हैं बहुत ज़्यादा। तांबा डालने के बाद उसको हम धूप में रख देते हैं। जैसे वो लस्सी साल 6 महीने रखी रहती है, उसका लगभग चौथा हिस्सा रह जाता है लस्सी का। मान ले 100 लीटर है तो 25 लीटर रह जाती है। उसको जब स्प्रे करते हैं लगभग 100 ग्राम हर एकड़ में, जो भी स्प्रे करी उसके अंदर 100 ग्राम मिला लिया। और ज़मीन में डालना है तो 300 से 400 ग्राम। उससे तांबे की कमी पूरी सारी की सारी हो जाता है। उसी के अंदर ही लोहा डाल रखा है, मैग्नीज डाल रखा है,
हाँ जी, वो सारे तत्व उसके अंदर हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं, वो सारे की सारी चीज़, जिंक वगैरह हर एक चीज़ के हमने ला रखे हैं। यानी कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनको आप लस्सी में, जैसे तांबा, इनको सबको डाल देते हैं और लस्सी को काफ़ी समय तक रख देते हैं, फिर उसमें से जो मिल करके और फिर स्प्रे करते हैं तो इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती पूरी कमी हो जाती है। इसके अलावा आपने बेलगिरी और भी कुछ जैसे यूरिया की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें लस्सी लेते हैं 6 लीटर, आधा किलो आंवला कुचल कर डाल दिया, 1 हफ्ते के बाद उसकी स्प्रे कर देते हैं। ज़मीन में डालना चाहो तो ज़मीन में डाल दो, जो 25 किलो यूरिया का काम करता है, यूरिया डालने की जरूरत नहीं है ज़मीन में। यानी कि लस्सी कितनी ली आपने? 6 लीटर। 6 लीटर लस्सी में आधा किलो आंवला, कच्चा आंवला कुचल के उसको 6-7 दिन के लिए रख दिया, और उसके बाद ज़मीन में डालना है तो पूरा डाल दिया, और स्प्रे डालनी है तो उसका लगभग 1 लीटर ले लिया और ज़मीन में डाल दिया पानी के साथ। ये यूरिया का पूरा विकल्प है। जैसे दाना बनाने के लिए और पैदावार बढ़ाने के लिए, उसके लिए हमने क्या किया, बेलगिरी ले ली। जैसे 3 किलो बेलगिरी, 1 किलो गुड़ और 10 लीटर पानी, इस रेशो से हमने तैयार कर रखा है। लगभग हर साल 2 क्विंटल बेलगिरी लेके और अपना पूरे खेत का अपना जो पोटास की कमी है वो पूरी करती है। उससे DAP की पूर्ति हो गई रॉक फॉस्फेट से, और पोटास की पूर्ति होगी बेलगिरी से, और यूरिया की पूर्ति होगी सड़रस से जी। और इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व आप लस्सी में तांबा, जिंक और लोहा मिला के कर देते हैं। इसके अलावा आपने एक और MOI क्या बोलते हैं, IMO बना रखा है। इसका क्या है, आगे चावल लेकर आधे कच्चे पके, मतलब पूरे नहीं उबालने, उसको ठंडा करके एक जाली की ट्रे बना रखी है, उसके अंदर है सुराख, वो वहाँ ले जा कर रखा जाता है जहाँ कोई आदमी डिस्टर्ब ना करे, जंगल में। वहाँ 3-4 दिन रखने के बाद वो उस जंगल के जीवाणु उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे हम उदयपुर से लेकर आए या कहीं भी, उदयपुर में पानी की कमी है तो यहाँ ऐसे जीवाणु लेके आए जिससे आगे पानी कम देना पड़ेगा फसल में। उसको पूरा बनाने के लिए गेहूं का चोकर लेना पड़ता है, गेहूं के चोकर में डाल के और 60% नमी बना के उसको मल्टीप्लाई हर रोज़ करना पड़ता, लगभग 10 दिन। 10 दिन के बाद फिर हमने ये चावल का ऊपर का छिलका है ये डाल दिया। ये डालने के बाद 10 दिन फिर मल्टीप्लाई कराया, फिर खाद डाल दी, तैयार की हुई कंपोस्ट वो जी। इसमें तकरीबन सारे पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाए। और ये डालने का तरीका इसमें क्या है, 5 किलो ये ले लिया और 5 किलो आलू उबाल लिए, इनको मिक्स करके और टंकी के अंदर डाल दिया 36 घंटे के लिए, फिर वो पानी के अंदर दे दिया ज़मीन में। तकरीबन सारे पोषक तत्व और ज़मीन के पूरे हो जाते हैं, और जितना जीवाणु है पूरा का पूरा सेट बिल्कुल सही हो जाता है। यानी कि IMO बोला, IMO। तो यानी कि एक और आप पोषक तत्वों के लिए IMO तैयार करते हैं, जिसमें चावल को आपने आधा उबाला और कुछ ऐसी जगह रख दिया जहां मनुष्य जाता नहीं है, और वहां के वो जीवाणु 4-5 दिन चावल रखने पर उसमें आ गए, फिर उनको ला करके आपने गेहूं का चोकर उसमें मिला दिया। कितने प्रतिशत मिला, कितना गेहूं का चोकर? जैसे लगभग 50 किलो। कितने चावल में? चावल लगभग 1 किलो बोल, यानी कि 1 किलो चावल उबाल कर जो आप रखे थे आपने 4-5 दिन ऐसी जगह पे जहाँ के जीवाणु उसमें आए, उसमें 50-60 किलो चोकर आपने मिलाया जी, और फिर उसमें 60% नमी जी चावल लेके आए थे, उसके अंदर फिर एक बार ब्राउन शुगर डालनी पड़ती है बीच में। ब्राउन शुगर कितनी? लगभग उसके ऊपर तक फैल जा। अच्छा, शीशे के जार में डाल के थोड़ा सा ऊपर तक 1 इंच ऊपर आ जा, 15-20 दिन रखने के बाद फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसके अंदर डाला जाता है चोकर के अंदर। चोकर में डाला, 60% नमी रखी, तो कितने महीने तक रखना है? लगभग 20 दिन में सारा तैयार हो जाएगा। 20 दिन में तैयार। 20 दिन के बाद फिर उसमें धान की भूसी लगा दी, जितने वो है उतनी है, 15-20 दिन फिर रख लिया। उसके बाद ये जो कंपोस्ट खाद डालनी है तो IMO 1-2 तो बन गया धान की भूसी से, और 3 बन गया उससे कंपोस्ट से। 4 बनाना है तो फिर मिट्टी डाल देते हैं। अच्छा, अलग अलग तरीके, धान की भूसी से बनता है, खाद से बनता है, मिट्टी से बनता है। फिर इसको आलू उबाल के 5 किलो, और उसको अंदर पानी में 36 घंटे, 5 किलो आलू 5 किलो ये 36 घंटे रखना पड़ता पानी के अंदर। उसके बाद वो पानी ज़मीन में छोड़ दिया जाता है, तो इससे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है पूरी। इसके अलावा डीकम्पोजर तो आप चलाते रहते हैं? डीकम्पोजर चलाते, संजीव जल बनाते हैं। जैसे अपना संजीव जल बना लिया, 10 किलो गाय का गोबर, 10 किलो पेशाब, जैसे 1 किलो गुड़ और 100 लीटर पानी, उसमें 1 किलो दही। संजीव जल बनाने के लिए आप एक बार फिर से बताएं, क्या क्या बताया आपने? जैसे 10 किलो गोबर, 10 किलो पेशाब, 1 किलो गुड़, 100 लीटर पानी और 1 किलो उसमें दही। 1 किलो दही के लिए सबको मिला के कितने दिन रखना है? 10 दिन, 1 हफ्ते के अंदर तैयार हो जाता है। 10 दिन के अंदर हम अपना इसको तैयार करते हैं। उसको देते कैसे हैं? पानी के साथ।
पानी के साथ उसको मिला देते हैं। जैसे अपना जीवामृत लोग देते हैं वो देते हैं। तो इस तरह एक और आपने बताया पेस्टिसाइड का जो आपने तैयार जैसे किया। हमें कोई भी बीमारी आ जाती है और ग्रोथ प्रमोटर भी है, लहसुन आधा किलो, लहसुन आधा किलो, फिर चलो कोई भी बीमारी फसल में आती है उसके लिए लहसुन आधा किलो अदरक कुचल लिया और उसके अंदर दालचीनी 100 ग्राम। जैसे ये 1 किलो 100 ग्राम हो गया तो इतना ही गुड़ मिक्स करके 10 दिन 15 दिन के लिए रख दो। उसके बाद जैसे कोराजिन लोग डालते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको डाल दो आप। कितना डालना है? ये लगभग आधा किलो 1 एकड़ में। 1 एकड़ में आधा किलो हाँ। डाल दो तो उससे पेस्टिसाइड का काम करेगा। पेस्टिसाइड का भी ग्रोथ प्रमोटर का भी, दोनों के दोनों काम कर रहे हैं जी। दोनों काम करेगा। हाँ जी। तो दोस्तों जैसा राम सिंह जी ने बताया, ये अपने 25 एकड़ के खेत में पूरी तरह जैविक तरीके से खेती करते हैं और हर चीज़ की पोषक तत्वों की पूर्ति जैविक तरीके से ही करते हैं। खाद की पूर्ति के लिए इन्होंने बताया कि सारा फसल अवशेष मिलाते हैं, उसमें डीकम्पोजर मिलाते हैं और साथ में ढेंचा 45 दिन के बाद अंदर ही मिला देते हैं। ऊपर से डीएपी की पूर्ति के लिए खाद, गोबर की खाद में रॉक फॉस्फेट मिला के ऊपर से डीकम्पोजर मिला के उसका खाद तैयार करते हैं। और उसके अलावा इन्होंने जो चीज़ें बताई पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, सारी चीज़ें तैयार करना बेहद आसान है, लेकिन थोड़ी सी आपको साइंटिफिक तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है। इनको अगर आप लगन से तैयार करेंगे तो जैविक खेती में, ऑर्गेनिक खेती में बाहर से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए आप इनके खेत में विजिट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले शुरू में कहा कि ऑर्गेनिक खेती के प्रैक्टिकल एक्सपर्ट हैं राम सिंह जी। हरियाणा में रोहतक के आंवल गांव के रहने वाले हैं। किसी भी को भी अगर ऑर्गेनिक खेती में कोई डाउट हो कि पैदावार कम होती है तो इनके खेत में आकर अपनी शंका दूर कर सकता है। हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और ऑर्गेनिक खेती में मेहनत के साथ अच्छा उत्पादन लेते रहिए। हमारी कोशिश है कि किसानों की आमदनी बढ़े, पैदावार बढ़े और उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पाद मिले। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।